एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आप ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब चीसू ने विंग को वांगजी के बारे में उन झूठी झूठी बातें कहा था, वो सब कहीं ना कहीं विंग के दिमाग में असर किया था, जिस वजह से विंग बार बार वांगजी के बारे में वो सब सोच रहा था और वो अपनी किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अब आगे वांगजी के रूम की उस किंग साइज बेड पर विंग अभी भी पीसफुली सो रहा है। उसका नींद अभी तक नहीं खुला है। तभी हम देखते हैं कि विंग धीरे धीरे मूव करने लगा है और धीरे से वो इस बेड से उठ जाता है। वो अपने आँखों को रब करते हुए अपने आसपास देखता है तो वो नोटिस करता है कि काफ़ी रात हो चुका है। जब उसकी नज़र उस वॉल पे लगी हुई उस घड़ी पर जाता है, उसकी आंखें शौक से बड़ा हो जाता है। वो सोचता है, ओह माय गॉड, मुझे हो क्या गया था कि पूरे साल का नींद मैंने आज ही ले लिया। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। वो अपने आसपास देखने लगता है इस होप से कि वांगजी शायद अभी आ चुका होगा, लेकिन वांगजी अभी तक नहीं आया। जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक और टेंस होता है। वो सोचता है, वांगजी अभी तक नहीं आया, वांगजी तो इतने में आ जाता है, लेकिन आज क्यों नहीं आया। वो ऐसा सोचते हुए अपने फ़ोन को चेक करता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी मैसेज या फिर कॉल्स नहीं था। वो वांगजी के नंबर को सर्च करते हुए उस स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था। तभी उसके फ़ोन में हाईकॉन का कॉल आता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि इतनी रात को हाईकॉन उसे कॉल कर रहा है। ये उसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। विंग तुरंत ही उस कॉल को उठा लेता है और कहता है, हाईकॉन के क्या हुआ, आप इतनी रात को कॉल किया। ये सुनने के बाद हाईकॉन उस तरफ से अपनी जेंटल वॉइस में विंग से कहता है, विंग, वांगजी आज घर नहीं आ पाएगा। एक्चुअली वो काम में थोड़ा बिजी है। मैं एक्चुअल में तो नहीं बता सकता कि वांगजी कितने दिन तक घर नहीं आ पाएगा, लेकिन मुझे लगता है वांगजी 2-3 दिन तक घर नहीं आ पाएगा। इसीलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अगर वांगजी को टाइम मिला तो वो तुम्हें ज़रूर कॉल करेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग से फिर से कहता है कि अपने खाने का ध्यान रखना, वांगजी नहीं तो टेंशन करेगा। ये सुनने के बाद विंग बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वो बिल्कुल खामोशली उस फ़ोन को अपने कान में लगाए हुए सामने की तरफ देखने लगता है। वो पूरा पेंशन बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। हाईकॉन उस तरफ से अपनी थोड़ी सी कंसर्न टोन में कहता है, विंग, तुम सुन तो रहे हो ना। हाईकॉन की आवाज़ सुनकर विंग धीरे से हूँ कहता है। तभी हाईकॉन कहता है, तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी जल्दी सो जाना। क्या तुम सो गए थे? तो विंग धीरे से ना कहता है। तभी हाईकॉन कहते हैं, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, वांगजी ठीक है और जब वांगजी फ्री होगा वो तुम्हें ज़रूर कॉल करेगा। वांगजी विंग कुछ नहीं कहता। तभी हाईकॉन विंग को गुड नाइट कहता है और फ़ोन को रख देता है। विंग अभी भी उस फ़ोन को अपने कानों में लगाए हुए था। धीरे धीरे वो अपनी गेज़ को डाउन करता है और नीचे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उस फ़ोन को अपने कानों से हटाता है, फिर नीचे उतरने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और सोने की वजह से उसका भूख और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो किचन में जाता है, फ्रीज़र से जो खाना ऑलरेडी प्रिपेयर था उस खाने को बाहर निकालता है, उसे गर्म करता है और खाने लगता है। विंग खा तो रहा था लेकिन उसका मन नहीं था, लेकिन उसका पेट नहीं मान रहा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था। विंग को खुद भी नहीं पता शायद विंग क्या फ़ील कर रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। आज दोपहर से उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है कि विंग और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में तो जिंसू की सारी बात, ऊपर से वांगजी के आज घर ना आना, विंग के दिमाग में बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा था। विंग जब अपने खाने को फिनिश कर देता है, वो उन सारे डिशेस को बेसिन में रखता है, फिर वहाँ से बाहर निकल आता है। विंग को अभी नींद नहीं आ रहा था, उसने बहुत लंबा नींद नहीं लिया था, इसलिए वो गार्डन की तरफ जाने लगता है। वो जब गार्डन में पहुँचता है तो वो देखता है आज पूरा चाँद खिला है। वो चाँद की तरफ देखने लगता है। उसके बाद अपनी वर्ल्ड में अपने बचपन की बातें सोचने लगता है। उसे अचानक से अपनी मदर और फादर की याद आता है। उसे बहुत अच्छे से याद है, उसकी मदर और फादर ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो लोग विंग को भी अपने साथ लेके चलते थे। विंग को बहुत अच्छे से याद है कि उसकी मदर और फादर के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितना थे उनमें वो लोग बहुत खुश थे और विंग भी उनके साथ बहुत खुश था। विंग अपनी मदर और फादर के साथ एक छोटे से कॉटेज में रहता था। उसे बहुत अच्छे से याद है, उस छोटे से कॉटेज में भी उसके घर में जो वार्मथ था, जो हैप्पीनेस था, वो शायद इस वांगजी इतने बड़े मेंशन में वो कभी नहीं पा सकता। वो इस मेंशन में बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। विंग अपनी ख्यालों में खोया हुआ था और वहाँ पे बैठा हुआ था। वो उन चांद की तरफ देख रहा था। ऐसे उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चांद में खो गया हो। ऐसे ही बैठते बैठते कब रात
निकल जाता है और सुबह के सूरज उगने लगता है। विंग खुद भी नहीं पता जब सूरज की किरण धीरे धीरे विंग के फेस पर पड़ता है और विंग उस सनराइज़ को होते हुए देखता है, तब विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने पूरी रात यहाँ बैठे ही बिता दिया। विंग जब उठने की कोशिश करता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक तरह बैठे रहने की वजह से उसकी कमर बुरी तरीके से दर्द होने लगा है। विंग अपने कमर पे हाथ रखता है और सहलाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी शायद चल भी नहीं पाएगा, इसलिए वो फिर से थोड़ी देर बैठता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। विंग को जब एहसास होता है कि अब वो ठीक से चल पाएगा, तब वो धीरे से उठता है और चलने लगता है। उसकी कमर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे चल के अपने रूम में पहुंचता है और अपनी ड्रेस को चेंज करके फिर से बेड पे आके सो जाता है। विंग को अभी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, इसलिए वो सो गया था। विंग का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। विंग को खुद भी नहीं पता चलता कि कैसे टाइम बीत गया और पूरा दिन बीत गया। रात को जब विंग अपने बेड पे सोया हुआ होता है, तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज पूरा दिन भी वांगजी ने ना ही विंग को एक कॉल किया था और ना ही मैसेज किया था। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या वांगजी इतना ज़्यादा बिजी है कि वो मुझे एक बार कॉल भी नहीं कर सकता है। उसके बाद वो उस फ़ोन को साइड में रखता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है। विंग को भी रियलाइज़ नहीं होता कि कब उसकी आंखों के कॉर्नर से एक आंसू गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से इतना ज़्यादा आंसू बहने लगता है कि उसकी विंग जिस पिलो में सोया हुआ था, वो पिलो धीरे धीरे गीला होने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजी शायद विंग से तंग आ चुका है और वो विंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। विंग को ऐसा फील हो रहा था चिंगसू ने विंग से वांगजी के बारे में जो कुछ भी कहा था, वो सब कुछ सच है। विंग बहुत बुरा फील कर रहा था और कब रोते रोते वो वही सो गया था, विंग को भी नहीं पता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब विंग डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। बॉडीगार्ड विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था और विंग उस ब्रेकफास्ट को ही खा रहा था। आज भी विंग का मूड कुछ अच्छा नहीं है। आज सुबह विंग ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग किया था और वॉमिटिंग के बाद वो तो रोने भी लगा था, लेकिन विंग को कंसोल करने के लिए वह कोई नहीं था। विंग डाइनिंग टेबल पर बैठ के शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि वो देखता है बाहर से कुछ लोग अंदर आ रहा है। विंग जब ध्यान से उन लोगों की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे जो दो लोग हैं वो लोग पुलिस इंस्पेक्टर है। विंग उनके कॉस्ट्यूम देख के उन्हें समझ गया था, लेकिन उनके साथ एक मिडिल एज आदमी है और उसके साथ वेंचाओ है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसके साथ वो डर भी गया था। वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा आगे जाता है। वो लोग विंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे जो दो बॉडीगार्ड्स मेंशन के बाहर मेंशन को देखभाल कर रहे थे, वो भी अंदर आ जाते हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड्स उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप लोग रुक जाइए, सर मेंशन में नहीं है। अगर सर को पता चला तो वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी नहीं, इसलिए प्लीज़ रुक जाइए। तभी वो इंस्पेक्टर उस बॉडीगार्ड को अवॉइड करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप ही मिस्टर विंग हैं? ये सुनकर विंग बस अपनी सीट को धीरे से हाँ में हिला देता है। वो ध्यान से उन लोगों की तरफ देख रहा था। उस बहुत ज़्यादा हैरान था कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और वेंचाओ इन लोगों को क्यों लाया है। तभी वो ऑफिसर विंग की तरफ एक पेपर को बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर वेंचाओ ने आपके ऊपर चार्जेस लगाया है। आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस का चार्जेस लगे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो लोग बढ़ने ही वाले थे तो विंग शॉक हो जाते हैं। वो उनकी तरफ देखते कहता है, क्या मेरे ऊपर कौन से चार्जेस लगे हैं? तो वो ऑफिसर अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर विंग की तरफ बढ़ पाते, वो दोनों बॉडीगार्ड विंग के सामने आके खड़े हो जाते, कहते देखिए ऑफिसर, अथॉरिटी नहीं है कि आप यंग मास्टर को यहाँ से ले जा पाए। ये सुनते ही वो ऑफिसर उस पेपर को बढ़ाते हुए कहता है, हमारे पास अरेस्ट वार्निंग है, हम मिस्टर विंग को यहाँ से ले जा सकते हैं। वो पेपर देखने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड स्पीचलेस हो जाते हैं। एक बॉडीगार्ड कंटिन्यूसली वांगजी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो पुलिस आगे बढ़ता है और विंग के हाथ पर उस हथकड़ी को लगाने लगता है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों ऑफिसर्स के पास विंग के खिलाफ अरेस्ट वार्निंग था। विंग उन दोनों ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वेंचर जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। तभी वो ऑफिसर्स विंग को
विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मिस्टर विंग, आपको अगर कुछ कहना है तो आप पुलिस स्टेशन में कहिए, आपके वहाँ पे बयान लिया जाएगा। ऐसा कहते हुए विंग के हाथों पर हथकड़ी पहनाता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। विंग जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो हेल्पलेस है। यहाँ पे उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए विंग बस हेल्पलेसली उनके साथ जाने लगता है। वेंचो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो वेंचो की तरफ देखे। उसे तो वेंचो से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अभी इस टाइम तो उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। विंग खुद भी नहीं जानता कि इसके बाद उसके साथ और क्या क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी होने वाला है वो विंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। बेजिंग पुलिस स्टेशन। एक इंसान भागते हुए उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, और जो काउंटर था जहाँ पे एक ऑफिसर बैठ के कुछ रिपोर्ट चेक कर रहा था, वहाँ के सामने जाके खड़े होते हैं। कहता है, मिस्टर विंग, वो कहाँ है? तुम लोगों ने उन्हें कहाँ रखा है? वो इंसान बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, और इस इंसान को देख के लग रहा था कि वो बहुत दूर से भागते हुए आ रहा है। वो ऑफिसर भी थोड़ा सा चौंक जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, आप कौन है और आप किसे ढूंढ रहे हैं? तभी जो इंसान हाँफ रहा था वो इंसान कहता है, मेरा नाम वांग हाइक्वान है और मैं मिस्टर विंग के बारे में पूछने आया हूँ, जिसे आप लोगों ने सुबह अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करके लाया है। ये सुन के ऑफिसर थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर ऑफिसर एक फाइल को चेक करने लगते हैं, जिस फाइल में सुबह के लेके शाम तक जितने लोगों को भी अरेस्ट किया गया है उन सारे लोगों की लिस्ट है। वहाँ पे विंग का भी नाम था। विंग का नाम पढ़ने के बाद ऑफिसर कहता है, आपको सर से बात करना होगा। ऐसा कहते हुए वो एक इंस्पेक्टर की केबिन की तरफ इशारा कर देता है। हाइक्वान तुरंत ही उस ऑफिसर की केबिन के अंदर चला जाता है और उस ऑफिसर से बात करने लगता है। वो ऑफिसर हाइक्वान को समझाता है कि विंग के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है और विंग को कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वार्निंग दिया गया है। विंग को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन हाइक्वान उस ऑफिसर के साथ बात कर रहा था। तभी अचानक से उन लोगों का गेट खुलने का आवाज़ आता है। वो ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, किसकी इतना हिम्मत है मुझे बिना बताए मेरी केबिन में अंदर आने की? वो ऑफिसर आगे कुछ बोल पाता, वो ऑफिसर बिल्कुल खामोश हो जाता है। वहाँ पे वांगची खड़ा हुआ था, जो अपने कोल्ड फेस के साथ उस ऑफिसर की तरफ घूर रहा था। वांगजी की ऐसे घूरना देखकर ऑफिसर शांत हो गया था और वो अपनी जगह पर ही चुप हो गया था। तो फिर हाइक्वान अपनी जगह से खड़ा होता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने इतने लेट क्यों किया और क्या तुमने लॉयर को लाया? ये सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाता है और अपने पीछे इशारा करता है। वहाँ पे एक लॉयर खड़ा हुआ था। वो लॉयर अंदर आता है और ऑफिसर के साथ बात करने लगता है। तभी वांगजी अपनी डार्क और कोल्ड वॉइस में उस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहता है, विंग कहाँ है? वो ऑफिसर भी थोड़ा सा काँप जाता है। वो ऑफिसर कहता है, आप लोग अभी उनसे मिल। तभी विंग वांगजी उस ऑफिसर की बात को काटते हुए कहता है, मैंने कहा विंग कहाँ है? वांगजी की ऐसे पावरफुल वॉइस सुनकर वो ऑफिसर भी अपनी जगह दंग रह जाता है। वो अब पीछे एक ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वांगजी को विंग को जिस जेल में रखा गया था वहाँ पे ले जाया जाए। वो ऑफिसर नोट करता है और वांगजी को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। हाइक्वान भी वांगजी को फॉलो करता है। थोड़ी ही देर में वो लोग उस जेल के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे विंग को रखा गया था। वांगजी जब अपने सामने देखता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वहाँ पे विंग बैठा हुआ था। वो उस डर्टी फ्लोर के एक कोने में बैठा हुआ था। विंग के बाल जो हमेशा सेट रहता था, लंबे होने के बावजूद भी विंग हमेशा अपने बालों का केयर करता था। वो बाल बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ है। विंग का पूरा फेस पेल पड़ चुका है और विंग नीचे देख रहा था। वांगजी को विंग के इस हालत में देखकर वांगजी का पूरा फेस डार्क हो चुका था। वो बहुत ही कोल्डली उस ऑफिसर की तरफ घूरते हुए कहता है, इस गेट को ओपन करो। तभी वो ऑफिसर कहता है, लेकिन अभी तक सर ने कुछ नहीं कहा। तभी वांगजी अपनी डार्क और डीप वॉइस में फिर से कहता है कि मैंने कहा इस गेट को ओपन करो। वो ऑफिसर भी काँप जाता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और उस गेट को ओपन कर देता है। वह उस जेल में विंग के साथ साथ और 2 कैदी थे जो मेल कैदी थे, और वो वहाँ पे बैठे हुए थे। विंग बिल्कुल खामोशली वहाँ बैठा हुआ था। वांगजी जब विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है तब विंग को वांगजी का शूज़ दिखता है। वो धीरे धीरे अपनी गेस को ऊपर की तरफ उठाता है तो वो देखता है कि उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ है। विंग अपनी खाली आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी को विंग को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग की आंखें बिल्कुल खाली था। जिस आंखों में एक अलग ही शाइन रहता था, वो आंखें बिल्कुल पील पड़ चुका हुआ था। वांगजी धीरे से विंग के सामने झुकता है और विंग के सिर के जो हेयर मैसी पड़ा हुआ था उस हेयर को अपने हाथों से जेंटली कोम करने लगता है। विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था
और वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, घर चलो। ऐसा कहते हुए विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उठ नहीं पाता है। पूरा दिन कहा जाए तो कुछ ना खाने की वजह से और एक जगह बैठे रहने की वजह से विंग की कमर में बहुत बुरी तरीके से दर्द करने लगा था, इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। विंग की ये हालत देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो विंग को अपनी बाह में उठाता है और उसे उस जेल से बाहर निकलता है। तभी वो ऑफिसर वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, आप ऐसे ही इसे नहीं ले जा सकते, ये एक मुजरिम है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आते हुए कहता है, वो मुजरिम नहीं है, उसका बेल हो चुका है। ये सुनते ही वो ऑफिसर चुप हो जाता है। वांग जी उन दोनों के ही बहुत ही कोल्डली घूर रहा था। थोड़ी देर तक वांग जी उन्हें घूरता है, उसके बाद वो विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हाईकॉन भी वांग जी को फॉलो करने लगता है। तभी वो ऑफिसर उस लॉयर की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे ये है कौन जिसने इतनी जल्दी उस इंसान का बेल करवा दिया? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इतना जल्दी बेल तो नहीं होता, ऑलरेडी 2 या 1 दिन तो रहना ही पड़ता है कम से कम। तभी वो लॉयर उस ऑफिसर की तरफ घूरते हुए कहता है कि वो लान वांग जी है। ये सुनते ही वो दोनों ऑफिसर शॉक हो जाते हैं। वो उस लॉयर की तरफ देखते हैं, क्या ये लान वांग जी है, लान कॉरपोरेशन का मालिक का बेटा? ये सुनने के बाद वो वकील धीरे से अपने सिर को नोट कर देता है। ये सुनते ही वो दोनों ऑफिसर स्पीचलेस होते हैं। वो रिग्रेट करने लगते हैं वांग जी से ढंग से बिहेव ना करने के लिए। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। वांग जी भाईकॉन को कह दिया था कि वो अपने घर चले जाए, वो विंग को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है। हाईकॉन ने वांग जी को कहा था कि वो विंग का ध्यान रखे, उसका वो कह के वो विंग को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया था। वांग जी विंग को लेकर डॉक्टर वांग के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पहुँचते वो डॉक्टर वांग के पास विंग का चेकअप करवाता है। डॉक्टर वांग पहले विंग का हेल्थ चेकअप करता है, उसके बाद वो उन गायनोलॉजिस्ट के साथ द्वारा विंग का चेकअप करवाता है। विंग का सब कुछ ठीक तो है, लेकिन पूरा दिन भूखा रहने की वजह से और एक जगह बैठे रहने की वजह से विंग थोड़ा सा फ्रेजाइल हो गया है, इसलिए विंग को प्रॉपर मील की ज़रूरत है। वांग जी बस उन लोगों की तरफ देखकर अपने सिर को नोट कर देता है और विंग को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर चला आता है। अब हमें वांग जी का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी और विंग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वांग जी विंग को फूड खिला रहा था। वांग जी विंग को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उतना ही ले पाएगा जितना वो खा सकता है, इसलिए वांग जी की फोर्स करने पर विंग उसे मना कर देता है और वो जितना खा पाया था वो खा के वहाँ से उठ जाता है। वांग जी नोटिस करता है कि जब से वांग जी विंग से मिला है तब से विंग ने वांग जी से एक भी बात नहीं किया है। वांग जी को लगता है विंग शायद उससे नाराज़ है और वो घबराया हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ शायद विंग के लिए नया है। ऐसा सोचते हुए वो विंग को जाने देता है। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जब वांग जी अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है विंग ऑलरेडी अपने बेड पे लेट चुका है। वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि विंग अभी तक सोया नहीं है, इसलिए वो अपनी वॉशरूम में जाता है और ख़ुद एक शावर ले लेता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, इसीलिए वो पहले शावर लेता है, उसके बाद अपने कपड़े को चेंज करता है और फिर बेड पे चला आता है। बेड पे आने के बाद वो उन सारी लाइट्स को ऑफ कर लेता है। वांग जी जब बेड पे पहुंचता है तो वो देखता है विंग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वांग जी को पता है कि विंग जगा हुआ है, इसलिए वांग जी विंग के थोड़ा सा करीब जाता है और विंग को अपने बाहों में लेने की कोशिश करता है। विंग भी ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करता, वो नॉर्मली वांग जी जो भी करना चाहता है उसके साथ वो करने देता है। वांग जी धीरे से विंग के हेड को अपने चेस्ट पे रखता है और विंग से कहता है, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की? क्या हुआ था असल में? ये सुनने के बाद विंग चुप ही रहता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, लेकिन वांग जी को भी पता है कि विंग नहीं सो रहा है। तो ये वांग जी गहरा से सांस भरते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो ये बात मत करो, लेकिन कल मुझे ज़रूर बताना, मुझे कल तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं। ऐसा कहते हुए विंग के फोrehead पर किस करता है और उसे गुड नाइट कह देता है। हे एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपका फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।